लोक प्रशासन द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर संजय सिन्हा स्वागत करता हूं। आज हम रिज़र्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका निर्माण किन उद्देश्यों से किया गया, इसके क्या कार्य हैं, रिज़र्व बैंक से हमारा क्या अभिप्राय है और अन्य महत्वपूर्ण इस विषय से संबंधित बातें, जैसे कि इसके क्या कार्य हैं, किस प्रकार से यह देश की मौद्रिक और वित्तीय नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, हम सर्वप्रथम इसकी पृष्ठभूमि को देखें। भारत में केंद्रीय बैंक की जो आवश्यकता है वो 18वीं शताब्दी में महसूस की गई थी, जब बंगाल के गवर्नर ने बंगाल और बिहार में केंद्रीय बैंकिंग व्यवस्था के तहत केंद्रीय बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया था। इस क्रम में 1773 में बैंक स्थापित किया गया, लेकिन कुछ समय बाद बंद कर दिया गया। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सन 1913 में चैम्बरलेन आयोग ने भारत के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया। चैम्बरलेन आयोग के सुझाव के बाद सन 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का एकीकरण किया गया और सन 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इस बैंक को वाणिज्य बैंक के कार्यों के साथ साथ केंद्रीय बैंक के कार्य करने की अनुमति भी प्रदान की गई। इंपीरियल केंद्रीय बैंकों के कार्यों को करने के बावजूद भारत में केंद्रीय बैंक की कमी पूरी नहीं हो पाई। इसलिए 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने भारत के एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक स्थापित करने की सिफारिश की, जो भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में भारत में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने का इसको दायित्व सौंपा गया। 1930 ईस्वी में केंद्रीय जांच समिति तथा 1933 में गोलमेज सम्मेलन में केंद्रीय बैंक स्थापित करने के लिए ज़बरदस्त सिफारिश की गई। इसलिए 1934 में विधानसभा में भारतीय रिजर्व बैंक बिल प्रस्तुत किया गया, जो 1934 में एक एक्ट के रूप में पारित हुआ। इसी एक्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और इसने 1 अप्रैल 1935 से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। रिजर्व बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक किसी भी देश की मौद्रिक प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है। इसका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण देश की मौद्रिक नीति तथा वित्तीय प्रणाली पर रहता है। मौद्रिक प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होने के कारण देश में मौद्रिक एवं वित्तीय प्रणाली का यह संचालन, पथ प्रदर्शन और नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सन 1934 ईस्वी में एक एक्ट के रूप में यह पारित हुआ और इस बिल के अनुसार 1 अप्रैल 1935 से भारत का रिजर्व बैंक निरंतर निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है। यह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की ओर से भुगतान करना, लेना तथा विदेशी विनिमय का लेन देन के साथ साथ उक्त विषयों पर सरकार को परामर्श देना। भारतीय रुपये के आंतरिक और बाह्य मूल्यों में स्थिरता लाने के प्रयास करता है। देश में मुद्रा तथा साख को मांग के अनुरूप बनाए रखने के साथ साथ नियंत्रित भी करता है। देश की मुद्रा तथा बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित विविध विषयों पर आंकड़े इकट्ठा करके इन्हें प्रकाशित करता है। बैंकों से नगद कोष प्राप्त कर दृढ़ केंद्रीय कोष का निर्माण करना, जिससे मुद्रा बाजार में लोच पैदा हो, बैंकिंग संकट को रोका जा सके तथा बैंकिंग व्यवसाय पर नियंत्रण बना रहे। बैंकिंग व्यवसाय के उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखना तथा उपभोक्ताओं के शिकायतों विवादों का निपटारा करना, यह सब भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। साथ ही साथ कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत में कृषि के विस्तार एवं विकास के लिए कृषि साख संबंधी विभिन्न विषयों का अध्ययन करना, प्रत्यक्ष सहायता की व्यवस्था करना तथा आवश्यक हो तो सरकार को सलाह देना, यह भी इसके प्रमुख दायित्व हैं। विदेशों में मौद्रिक संबंध स्थापित करना और इस प्रकार से
जो विदेशी मुद्रा विनियमन है, इसके सिद्धांतों का निर्धारित करना, यह इसका एक प्रमुख उद्देश्य है जो 1935 एक्ट के तहत निर्धारित किया गया। अब भारतीय रिजर्व बैंक पर किसका स्वामित्व है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि रिजर्व बैंक की स्थापना किए जाने के निर्णय के साथ यह विवाद उत्पन्न हो गया कि रिजर्व बैंक का स्वामित्व अंशधारियों के पास होगा या इस पर राज्य का स्वामित्व होगा। तो दोनों पक्षों के पक्ष विपक्ष में अनेक तर्क दिए गए, लेकिन अंततः भारतीय रिजर्व बैंक का स्वामित्व का अधिकार अंशधारियों को दे दिया गया। रिजर्व बैंक की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने अंशधारियों के बैंक के रूप में की थी। इसकी अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये थी, जिसे 100 रुपये के मूल्य के अंशों में विभाजित किया गया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद स्थितियों में बदलाव आया। जनमत रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न में हो रहा था। साथ ही साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ फ्रांस तथा यूरोप के अन्य देशों में केंद्रीय बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। इसलिए भारतीय संसद ने जनमत को देखते हुए सितंबर 1948 में एक कानून पारित किया, जिसके अनुसार 1 जनवरी 1949 से 1949 से रिजर्व बैंक पर सरकार का अधिकार हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की क्या आवश्यकता थी? तो इसके उत्तर में बात कही जा सकती है कि देश के केंद्रीय बैंक के कार्यों को निष्पक्षता, सफलता तथा देश के हित में करने के लिए इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि रिजर्व बैंक का स्वामित्व अंशधारियों के हाथों में होने के बजाय सरकार के हाथों में होना चाहिए। और इसलिए ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। सबसे पहला कारण यह था कि आर्थिक संकट से उभरने एवं युद्धोत्तर काल में आर्थिक पुनर्निर्माण की योजनाओं की सफलता के लिए केंद्रीय बैंक का स्वामित्व सरकार के पास होना चाहिए था तथा सरकारी नीति के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता भी थी। बैंक जो है वो सरकार की नीति के अनुसार कार्य करे। दूसरी बात यह थी कि सरकारी बैंक के होने के नाते सभी सरकारी लेन देन जैसे ऋण लेना, विदेशी विनिमय हेतु सरकार का नियंत्रण स्वामित्व स्थापित करना, इन कारणों से भी इसके राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता महसूस की गई। इसी प्रकार से सरकार की मौद्रिक नीति तथा वित्तीय प्रणाली के निष्पक्ष तथा सफल संचालन के एवं नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसका राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता महसूस की गई। आगे हम देखें और कौन से कारण थे। सरकार की आर्थिक नीति के संचालन में केंद्रीय बैंक के सलाह तथा सहयोग की भी आवश्यकता थी। विदेशों से मौद्रिक संपर्क स्थापित करने, आर्थिक सहयोग एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक समझा गया। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, विश्व के अनेक देशों में उनके केंद्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। तो इन्हीं सब कारणों से भारत में रिजर्व बैंक, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, इसके राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता महसूस की गई। और 1 जनवरी 1949 से रिजर्व बैंक जो है भारत सरकार के अंतर्गत अब यह कार्य करता है। तो ये तो कुछ बातें थी जो रिजर्व बैंक के बारे में इसके प्रस्तावना के बारे में, इसका परिचय के बारे में हमने आपको बताया। अब जो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम आपको रिजर्व बैंक का जो प्रबंधन है वो कैसे चलाया जाता है और इसका संगठन क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और फिर उसके अगले वीडियो में रिजर्व बैंक के कार्यों के बारे में विस्तार से व्याख्या करेंगे। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे की बातें करेंगे। धन्यवाद।